नमस्कार। आज हम निबंधकारों पर बात करेंगे। उसमें प्रमुख रूप से बाल मुकुंद निबंध के जो हमारे कोर्स में लगे हुए हैं, बाल मुकुंद गुप्त के निबंध, उसी पर चर्चा करते हैं। उनकी बाल मुकुंद जी के निबंध की क्या शैली है, उनके निबंध की भाषा क्या है और किस तरह के निबंध उन्होंने लिखे हैं, विचार प्रधान, मुख्य विषय क्या है उनके निबंधों के, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बाबू बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग के निबंधकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनकी निबंध भारतेंदु युग और द्वितीय युग, इन दोनों के युग के जो निबंधों की खासियत थी, विशेषता थी, वो इनके निबंधों हमें दिखाई देती है। अब जैसे भारतेंदु युग में हम देखते हैं कि राष्ट्र प्रेम, सामाजिक जो समस्याएं हैं, नवनिर्माण की जो समस्याएं थी और जन जागरण के जो भाव थे, उनको लेकर जो निबंध लिखे जा रहे थे, वो निबंध है, उस विषय के निबंध है, इनके निबंधों में हमें दिखाई देते हैं। और उसके साथ ही जो द्वितीय युग के निबंध है, उसमें जो भाषा को लेकर, शैली को लेकर जो एक विशेष प्रयोजन रहा, एक शिष्टता का और एक भाषा, हिंदी भाषा के उत्थान का, जो सचेतता का जो बात थी, वो इनके निबंधों में भी हमें दिखाई देती है। यद्यपि बालगुप्त मुकुंद जी के जो निबंध है, वो प्रारंभ में हमें उर्दू के लेखक के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली और बाद में इन्होंने हिंदी को प्रमुखता दी और इतनी प्रमुखता दी कि इन्होंने हिंदी भाषा के विकास में अपनी अमूल्य सेवा देकर उसमें अपनी भागीदारी निभाई। अब हम देखें कि इनकी रचनाओं के विषय में, इनके साहित्यिक सेवाएं जो रही, इनकी कृतियां रही, वो हमें एक निबंधकार के रूप में, एक आलोचक के रूप में, एक कवि के रूप में इनकी रचनाएं हमारे सामने आती हैं। इन्होंने जो हिंदी पत्रों का संपादन किया प्रमुख रूप से, उसमें हिंदुस्तान, हिंदी पंगवासी और भारत मित्र जो हिंदी पत्र थे, वो प्रमुख रहे। और इन्होंने जो रचनाएं लिखी, उसमें प्रमुख रूप से शिव शंभू के चिट्ठे, ये इनकी रचना है एक, और चिट्ठे और ख़त, ये इनकी दूसरी रचना है। और अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में देखें कि हम गुप्त निबंधवली जो निबंध संग्रह है, और स्फुट कविता जो इनका कविता संग्रह है, और मडेल भगिनी और रत्नावली, इन नाम से ये प्रकाशित हुई है। अब हम इनके व्यक्तित्व पे अगर बात करें तो ये राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर एक ऐसे चिंतक के रूप में, भारतीय राष्ट्रवादी चिंतक के रूप में हमारे सामने आते हैं। और इनके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, जिस तरह हम देखते हैं कि हर लेखक की व्यक्तित्व जो है उसकी रचनाओं में दिखाई देता है, उसी तरह से इनके व्यक्तित्व भी इनके निबंधों में हमें दिखाई देता है। इनके निबंधों में इनकी जो विनोद प्रियता है और इनका गांभीर्य है, भाव जो है वो, और स्पष्ट वक्ता का जो इनका स्वभाव रहा, वो इनके निबंधों में हमें दिखाई देता है। अब हम देखें कि जो प्रमुख रूप से हम इनके निबंधों को दो भागों में बांट के देख सकते हैं कि इनके निबंध किस तरह रहे। एक जो इनके निबंध रहे वो विचार प्रधान निबंध रहे, और दूसरा है वो भावात्मक निबंध रहे। तो जहाँ इन्होंने आत्माराम, जिसमें इन्होंने शीर्षक से जो निबंध संग्रह लिखा, वो आलोचनात्मक निबंध संग्रह था, और जो दूसरा शिव शंभू शर्मा जो इन्होंने लिखे निबंध, उसमें इनके व्यंग्यात्मक निबंध आते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि इनके आलोचनात्मक निबंध भी रहे हैं और व्यंग्यात्मक भी निबंध रहे हैं, जिसमें विचार प्रधानता रही है। और इनकी जो सर्वाधिक इनको जो ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली, वो व्यंग्यात्मक निबंधों से मिली है। चिट्ठे और ख़त, ये इनके प्रसिद्ध हुए हैं, और इनके निबंधों में भाव और विचारों का जो समन्वय है, जो विषय और जो प्रतिपाद्य है, उसको उन्होंने एक अद्भुत, कहें आकर्षक शैली में रखा है। व्यंग्य और उनके जो व्यक्तित्व को भी वो उकेरता
चलता है। अब इनकी निबंध शैली पर अगर हम चर्चा करें तो इनकी निबंध शैली सरल है, व्यंग्य और गहनता के कारण उसमें एक आकर्षकता भी है। और इनके जो व्यंग्यपरक निबंध है वो उन्हें अपने आप में एक अलग शैली, एक अलग निबंधकार के खाँचे में रखते हैं। और गद्य शैली के जो 3 रूप हम देखते हैं कि प्रसाद शैली, व्यंग्य शैली और विवेचन शैली, तो ये तीनों रूप हमें इनके निबंधों में दिखाई देते हैं। जहाँ हम प्रसाद शैली की बात करते हैं तो इनके चिट्ठे और जो खत हैं और शिव शंभू के चिट्ठे, उसमें हमें ये प्रसाद शैली का रूप, जिसमें वर्णनात्मकता और विवरणात्मकता जो प्रसाद शैली की विशेषता है, जो चीज़ जैसी है उसको उसी रूप में, विस्तृत रूप में, विवेचनात्मक रूप में प्रस्तुत की जाए। तो ये जो शैली का आदर्श रूप है हमें इसमें दिखाई देता है। छोटे छोटे मुहावरे और छोटे छोटे सरल वाक्य के द्वारा, चित्रोपमता के द्वारा जो दृष्टव्यता प्रस्तुत की जाए, ऐसा लगे कि वो सामने ही घटित हो रहा है, जिसमें ज़्यादा आपको बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है, जिसको ज़्यादा आपको समझना नहीं पड़ रहा है, वो प्रसाद शैली के अंतर्गत आता है। अब हम देखें कि इनकी जो व्यंग्यात्मक शैली है वो इनकी प्रधान शैली है। इनके जो प्रसिद्धि इन्हें मिली वो व्यंग्यात्मक निबंधों के माध्यम से अत्यधिक मिली। और उस जो व्यंग्य के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक पटुता, वाक पटुता होनी चाहिए, जिस आप किसी भी चीज़ को सुनकर तत्काल प्रतिक्रिया का भाव, जिसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, होना चाहिए। और एक कथन में विदग्धता होनी चाहिए, अलंकारिकता होनी चाहिए, सामने वाले को आकर्षित कर ले, उस बात जो आप कहना चाह रहे हो उसी 2 भाव से आप रूबरू हो, उसे समझो, तादाद में बना लो आप उसका। सरल और स्पष्ट रूप में, गत्यात्मक रूप में वो जो भाव है वो आप तक पहुँचे, पाठक तक पहुँचे। और इसमें मुहावरे और सूक्तियों का भी साथ साथ में इन्होंने प्रयोग किया ताकि वो एक विशेष आकर्षण बनाए रख सकें। और व्यंग्य में जो एक भाव होता है कि एक मार्मिक चोट करने का भाव, और ऐसा कि सामने वाले को तिल मिला दे उस चीज़ को लेकर, वो गहन मार्मिकता का भाव है वो इनकी कथन भंगिमा में और इनके शब्दों के जो वाक्य है उसमें हमें दिखाई देता है, जिसमें एक हल्कापन भी दिखता है और दूसरे क्षण हम देखते हैं कि वो ऐसे चोट करता हुआ चलता है। जैसा कि इनकी विवेचनात्मक शैली की जब अपन बात करें तो इनके निबंध जहाँ गंभीर लेखों में, विचारात्मक जो लेख हैं, गंभीर विषय को इन्होंने जिसमें उठाया है, उसमें हम इस शैली को देखते हैं, विवेचनात्मकता को। तो इसका इन्होंने विशिष्ट प्रयोग वहाँ किया है जहाँ कवियों का जीवन चरित्र उन्हें स्पष्ट करना था, या हिंदी भाषा नामक जो उन्होंने पुस्तक किया उसमें इन्होंने इसका विवेचन किया। गंभीरता और विवेचनात्मकता की जो एक मंझी हुई प्रौढ़ शैली है वो ये विवेचनात्मक शैली है। और इसमें गुप्त जी ने जो मुख्य विशेषता है इसकी कि सरलता भी होनी चाहिए, स्पष्टता भी होनी चाहिए, मुहावरों का सटीक प्रयोग होना चाहिए, और शैली चुस्त होनी चाहिए, चुटीली, ओजस्वी और प्राणवानता के साथ साथ एक प्रवाहमयता उसमें बनी रहे, ये भाव उन्होंने रखा है। अब हम बात करते हैं इनकी भाषा की। तो इनके जो निबंध हैं वो व्यंग्यात्मक हैं, विचारात्मक हैं। तो भाव और विचार, इन दोनों को प्रभावपूर्ण ढंग से आप अभिव्यक्त कब कर पाएंगे? जब आपकी भाषा में एक आदर्श रूप होगा, जिसमें आपने सभी लचीलापन होगा, जिसमें आपने सभी भाषाओं के शब्दों को अपने उसमें समाहित किया होगा। उर्दू के शब्द भी हैं और मुहावरे भी हैं, देशज शब्द भी हैं, तद्भव भी हैं, अंग्रेजी शब्द भी हैं। तो सभी को आपने गत्यात्मकता के लिए, एक चुस्त फुरुस्त अभिव्यक्ति के लिए, या कहें कि चित्रात्मकता की अभिव्यक्ति के लिए, उस बिंब की प्रस्तुति के लिए जो अपने आप में आकर्षकता के साथ साथ
जो विचार आप रखना चाह रहे हैं वो विचार भी अभिव्यक्त हो। इस संबंध में जयनाथ नलिन लिखते हैं उनके बारे में कि वाक्य सुसंबद्ध भाषा का प्रवाह स्वाभाविक गीत से बहता है, कहीं न बीच में चट्टान मिलती है न गति अवरुद्ध होती है। गुप्त जी की प्रसाद प्रधान भाषा में इतिवृत्त उपस्थित करने की क्षमता तो है ही, गुप्त जी की प्रसाद प्रधान भाषा चित्रांकन की शक्ति भी रखती है। तो ये महत्वपूर्ण बात कि उनकी भाषा में एक कहीं बीच में चट्टान है, अवरोध सा दिखाई देता है, जहाँ विचार प्रधानता गहन रूप में है, पर उसी तत्काल उसी क्षण वो गति अवरुद्ध न कर चट्टान, आप गीत की भांति लय के साथ उससे आगे निकल जाते हैं और इस तरह आगे रखते हैं कि एक चित्रांकन की शक्ति भी उसके अंदर समाहित है। तो इस तरह जो इनकी भाषा है, गुप्त जी की भाषा है, वो बोलचाल की व्यवहारिक भाषा के साथ साथ में बोधगम्यता भी उसमें दिखाई देती है और उस बोधगम्यता के साथ साथ हमें एक ऐसा आकर्षण भी उनकी भाषा में दिखाई देता है जो कि सरल शब्दों के साथ साथ आपको खिंचाव रखता है और जैसे ही आप उसके करीब आते हो तो धीरे से आपको कोई ऐसी गहरी बात भी कह देता है। तो इन्होंने जो मूल रूप में इन्होंने गुजराती, अपनी मूल भाषा के साथ साथ गुजराती, बंगाली, मराठी, इन सब भाषाओं के शब्दों को अपने निबंधों में विचारात्मकता में समाहित किया है। और उसके साथ साथ इनकी जो शब्दावली पर विचार करें तो इनकी शब्दावली में संस्कृत के तत्सम शब्दों के उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रभाव तो हमें स्वाभाविक रूप से कलात्मक रूप से दिखाई देता ही है। साथ ही उसमें एक दिव्यता, अलौकिकता, मधुरता और ऐसा भाव जैसे जब वो कहते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वो स्वतः ही उसमें चुस्त फुरुस्ती, एक तरोताज़गी आपको दिखाई देती है, बोधगम्यता दिखाई देती है। वो उनकी भाषा को और समृद्ध करती है और आकर्षक करती है। मुहावरों का प्रयोग उन्होंने अपनी बखूबी प्रचुर मात्रा में अपने निबंधों में किया है और भाषा में इन्हीं के प्रयोग से उनकी भाषा का जो गुण है, जो आकर्षण है, वो जो उनकी अभिव्यंजना की शक्ति है वो द्विगुणित हो जाती है और इनकी भाषा एक विशिष्ट कलात्मकता के रूप में, एक विशिष्ट अर्थवत्ता के रूप में दिखाई देती है। जहाँ वो लिखते हैं कि आँखों का तारा होना, फड़क उठना, ख्याली घोड़ों की बाग ढीली करना, धूल में मिलाना, ये मुहावरे हैं वो हमें वहाँ दिखाई देते हैं। जब वो कहते हैं कि मुहावरा प्रयोग का एक उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि जिस हिंदी को लोग पहले आँख उठाकर न देखते थे वह सबकी आँख का तारा हो चली थी। तो इस तरह से हल्के फुल्के रंग से उन्होंने इसमें मुहावरों का प्रयोग करते चले गए। और जो सूक्तियों का भी उन्होंने जहाँ जहाँ सुगठित रूप में उसका प्रयोग किया है और ये सूक्तियाँ ऐसा लगता है कि स्वतः उसमें आई हैं, कोई जानबूझकर उसमें नहीं रखी गई हैं, स्वाभाविक प्रवाह के रूप में उसमें प्रयुक्त हुई हैं और यही उनमें प्रभाव बनाने की क्षमता बरकरार रखती हैं। जहाँ वो लिखते हैं कि आशा मनुष्य को लुभाती है, विशेषकर दुर्बल को कष्ट देती है, दृढ़ता सब विपदों को जीत लेती है, सब कठिनाइयों को सरल कर देती है। और साथ ही इनके जो चित्रोपमता और काव्यात्मकता भी है वो इनके निबंधों में हमें दिखाई देती है कि सभी निबंध में जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता, स्पष्टता, शब्दों का सही प्रयोग और प्राणवत्ता ये विशेष रूप से हमें इनके निबंधों में दिखाई देती है। और कुल मिलाकर सारांश रूप में अगर अपन बात करें तो इनके निबंध
हैं गुप्त जी के जो सभी निबंध हैं उसमें सजगता, सहज और सप्राण व्यक्तित्व इनका हमें दिखाई देता है। और भाषा शैली में चमत्कारपूर्ण, पांडित्यपूर्ण, अस्पष्ट, उलझी हुई न होकर उसमें एक ऐसी आकर्षण, एक प्रभावमयता, लयात्मकता और एक ऐसा गहरा प्रभाव छोड़ती है पाठक के मन में कि वो जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं वो उद्देश्य उसमें पूर्ण होता चलता है। और ये उनकी लेखनी का ही जादू रहता है कि साधारण से साधारण जो बात है, जो प्रसंग है, वो भी बिल्कुल सप्राण रूप में वो समाहित होता है, हृदयंगम हो जाता है पाठक को। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त जी के जो हिंदी निबंध में अपना महत्वपूर्ण अग्रणी स्थान रखते हैं और इनकी भाषा शैली जो है वो सरल, सहज, चुस्त और सप्राण है और निबंधों में ये अपनी हिंदी साहित्य की सेवा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।